कोई और विकल्प नहीं होने पर डोंग हू बस खुशी से ओके का संकेत देता है। फिर हम मीना की ओर कट करते हैं, जो ब्रोशर को देख रही है। एक बार फिर हमारे लड़के के सौंदर्य की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाती। उसकी दोस्त भी मानती है कि वो ट्रांसफर छात्र वाकई में हैंडसम है, और ये कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल की हर लड़की उसके ब्रोशर की तस्वीर को देख रही है। ये सुनकर मीना नाराज और गुस्सा हो जाती है। उसके लिए यह ऐसा लगता है जैसे सभी अन्य लड़कियां उसके पति को देख रही हैं और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह जल्दी से एक लड़की के हाथ से अपने प्रेमी की तस्वीर छीन लेती है और उसे धमकी देती है कि यदि उसने कभी उसके आदमी पर अपनी नजर डाली तो वह उसे मार डालेगी। मीना एक एक करके क्लासरूम में अन्य लड़कियों के पास से सभी ब्रोशर इकट्ठा करती है। जैसे ही वह सभी ब्रोशर इकट्ठा कर रही होती है, उसे अचानक पता चलता है कि उसकी एक दोस्त जंग ह्यून वू कुछ करना चाहती है। बाद में एक छायादार पुल के नीचे हम चोंगिल हाई स्कूल से एक सुनहरे बालों वाले लड़के जंग ह्यून वू से मिलते हैं। दरअसल यह अगला लक्ष्य है जिसे डॉयल को गिराना है। जहां तक इस लड़के का परिचय है, ह्यून वू को दक्षिणी सियोल का राजा माना जाता है। फिर एक और लड़का है इलग्योंग हाई स्कूल से, और वह पीगी चुल का अधीनस्थ है। एग्जीक्यूटिव सदस्य के रूप में 12 नेशंस का वह निस्संदेह शक्तिशाली है। डॉयल डोंगो द्वारा बताए गए 12 नेशंस के बारे में अधिक जानकारी चाहता है, लेकिन डोंगो उसे याद दिलाता है कि यह चर्चा का विषय किसी और दिन के लिए है। फिलहाल उनका मुख्य ध्यान जंग ह्यून वू पर है, क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी ऐसा है जिसे वे हल्के में नहीं ले सकते। आखिरकार इस कमीने ने एक परिपक्व बॉक्सिंग टूर्नामेंट का चैंपियन बनने का साहस किया है, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार। एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक शारीरिक संरचना और आंतरिक गुणों के साथ, यहाँ तक कि जुड़वां जिन्होंने इस कमीने के खिलाफ 7 लड़ाई की, उनके मुकाबले नहीं टिक सके। इसके अलावा जंग ह्यून वू के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वह स्वभाव से क्रूर है। सरल शब्दों में, अगर यह व्यक्ति किसी पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह सुनिश्चित करता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को उनकी सीमाओं तक परेशान और धक्का दे। वह इतना क्रूर है कि लोग उसकी हाथों अपमानित होने की बजाय मरना पसंद करेंगे, और जब वह अपना आपा खो देता है तो यह कहना मुश्किल होता है कि वह क्या कर सकता है। सावधानी बरतने के लिए डोंग हू ने लड़ाई को किनारे से देखने का निर्णय लिया, और अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह सुनिश्चित करेगा कि वह तुरंत पुलिस को इसकी रिपोर्ट करे। लेकिन इससे पहले कि यह व्यक्ति अपनी बात खत्म कर सके, डॉयल पहले ही तैयार होकर उन लोगों को मारने के लिए जा चुका होता है। फिर हम वापस ह्यून वू पर कट करते हैं, और मीना भी वहां उसकी संगति में होती है। ह्यून वू ने उसके पुरुष दोस्तों की पिटाई कर दी है क्योंकि वह समय पर उसकी कॉल नहीं उठा पाई थी, लेकिन मीना को इन लड़कों की कोई परवाह नहीं है और वह उन्हें अपने दोस्त मानने से इनकार कर देती है। बेचारे लड़के जिन्होंने उसकी वजह से जबरदस्त पिटाई खाई, बस उसके बारे में बड़बड़ा सकते हैं। अब उस मुख्य कारण पर वापस आते हैं जिसके लिए उसे यहाँ बुलाया गया था। ह्यून वू चाहता है कि वह उसके साथ डेट पर जाए। वह यहाँ तक वादा करता है कि जब वे साथ होंगे तो उसे जीवन का सबसे अच्छा समय देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी डेटिंग योजनाएं रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि एक कांच की बोतल उसकी ओर सीधी आ रही है, जो डॉयल की मेहरबानी से आ रही है। ह्यून वू बस झुक जाता है और खुद को बचा लेता है, जबकि डॉयल निराशा से आह भरता है। चूंकि वह निशाने पर नहीं लगा, अब उसे इस कमीने से लड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत थकाऊ है। मीना फिर से डॉयल को देखकर शर्माने लगती है, जबकि ह्यून वू बिल्कुल गुस्से में है और जानना चाहता है कि ये कमीना आखिर है कौन। इस बीच मीना को गलतफहमी हो जाती है कि यह लड़का उसे बचाने आया है। अब तक डॉयल भी इस पागल महिला को हर जगह देख रहा है जहां वह जाता है, और इसे सिर्फ एक संयोग कहना काफी लंबा होगा। उसके दिमाग में बस एक ही विचार आता है कि वह उसकी गतिविधियों को देख रही होगी। उसे इसका उल्लेख न करना कि वह हमेशा उसे अजीब नजरों से घूरती रहती है, इसलिए वह अंततः उससे बात करता है। भाई उसके चेहरे को पकड़कर साफ साफ धमकी देता है, जबकि उसे नहीं पता कि वह कौन है। अगर वह उसके साथ कुछ बकवास करने आई है तो वह मर जाएगी, लेकिन यह पागल महिला हमारे लड़के के हाथों गला घोंटकर और मार दी जाने के लिए तैयार है। वह सीधे उसे हरी झंडी देती है इसे करने के लिए। हमें ह्यून वू को नहीं भूलना चाहिए, जो इस बात से बेहद नाराज है कि हमारा लड़का उस महिला पर हाथ डाल रहा है जिसे वह प्यार करता है। गुस्से में वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और दिव्य गति से डॉयल पर हमला करता है। वह पंच जो वह लगाने वाला है उसकी खास चाल है। उसकी गति इतनी तेज है कि दूर से देख रहे डोंगू का दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन ह्यून वू की गति को थूक से जल्दी रोक दिया जाता है। किसी ने उस पर थूका है, जबकि वह अपने चेहरे को उस गंदे तरल से बचाने में कामयाब होता है। वह इतना भाग्यशाली नहीं है जब डॉयल अपना पैर घुमाता है और एक सटीक निशाना लगाकर उसकी पेट में जोरदार किक मारता है। प्रभाव इतना भयंकर होता है कि ह्यून वू की सांसें रुक जाती हैं। जैसे ही वह किक से चकरा और भ्रमित होता है, डॉयल दूसरा वार करने का फैसला करता है। इस बार वह उसके सिर पर हाथ में पकड़ी स्टूल से वार करने का इरादा रखता है। बेचारे के पास आने वाले हमले से बचने का समय नहीं है। पहले थूक था और अब डॉयल ने कहीं से स्टूल खींच लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टूल सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया था। डॉयल इसका इस्तेमाल सिर्फ ढाल की तरह करता है, फिर एक जोरदार अपरकट मारता है। ये न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि अपमानजनक भी है। इस बिंदु पर ह्यून वू वास्तव में अपना संयम खो रहा है। अंधे गुस्से में वह बिजली की तेजी से एक मुक्का मारता है, लेकिन मुक्का बस जिप से गुजर जाता है, क्योंकि डॉयल थोड़ा पीछे झुककर आसानी से इसे चकमा दे देता है। हालांकि मुक्का तेज और सटीक था, यह इतना तेज था कि डॉयल के कुछ बाल सचमुच उड़ गए। डॉयल अविचलित रहता है। बिना एक पल की देरी के वह अपनी मुट्ठी कसता है और सीधे ह्यून वू के पेट में एक मुक्का मारता है। यह पेट पर मुक्का इतना जोरदार होता है कि ह्यून वू तुरंत अपने पसलियों के चटकने का अनुभव करता है, लेकिन डॉयल उसे आश्वस्त करता है कि उसकी पसलियां अभी टूटी नहीं हैं। वास्तविक क्षति तब होती है जब वह एक स्टूल को सीधे ह्यून वू की पसलियों पर मारता है, और इस बार वास्तव में ऐसा होता है। भाई की पसलियां टूट जाती हैं।
और उसकी सांस फेफड़ों में अटक जाती है। कभी इस जगह का राजा माने जाने वाला ताकतवर लड़ाका अब एक टूटे हुए पिनाटा से अधिक कुछ नहीं है। उसके गुंडे बस वहीं जमे खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। जो आदमी तंग किया जा रहा था वह भी आश्चर्य में है। दूसरी ओर ह्यूनवू सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब जब डॉयल इस कमीने को मुक्कों से सबक सिखा चुका है तो कहने के लिए केवल एक बात बची है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसे क्या कहना था। डोंगू ने उसे धमकी देने के लिए कहा था कि मासूम लोगों से छेड़छाड़ न करें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि डॉयल को सटीक लाइन याद नहीं है, वह इसके बजाय कुछ और रंगीन कहने का फैसला करता है, कुछ और भी ज्यादा धमकी भरा और डरावना। डॉयल अपनी धमकी को स्पष्ट कर देता है। अगर यह कमीना कभी भी शांति से जीने के बजाय गड़बड़ करने की हिम्मत करता है, या अगर वह दोबारा उसके सामने आकर खड़ा होता है, तो डॉयल कसम खाता है कि वह इस कमीने की हर चीज को उधेड़ देगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके वह सुनिश्चित करेगा कि वह उनमें से हर एक को मार दे। जबकि डोंगू इस जानलेवा धमकी पर पागल हो रहा है जो डोयल ने अभी दी है। दूसरी ओर मिन्हा प्यार के हार्मोन के कारण पूरी तरह दीवानी हो रही है। वह खो रही है। उसके जीवन में बस यही चाहत है कि वह उस पर सवारी करे। अगले दिन आता है और एक निजी जिम में बदमाशों का एक और समूह कसरत कर रहा है और अपने शिकार को बेरहमी से पीट रहा है। अचानक एक लड़का भागते हुए आता है और जल्दी से खबर बताता है कि उनके एक नौसिखिए ह्यूंगवू को सनमून हाई स्कूल के किसी व्यक्ति ने पीट दिया है। जिम में लड़के ये सुनकर खुश नहीं है। आखिरकार सुमन हाई स्कूल पदक्रम में सबसे नीचे है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि वह निचले स्तर वाले अपने सीनियर्स के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें इम जोंग बेओम है जो इलग्यंग हाई स्कूल से है, जो चौथे स्थान पर है। अगले दिन जोंग बेओम सुमन हाई के अपने अनुयायियों को इकट्ठा करता है जो उस गिरोह को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं जिसने ह्यूंगवू को अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि वह देखता है कि उनकी संख्या असामान्य रूप से कम है और स्पष्टीकरण की मांग करता है। कांगवुक बताता है कि उनके कुछ लोग कैफेटेरिया में खाना चुराने की कोशिश में अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन जंग बेम को छोटी मोटी बातें नहीं सुननी है। वह जुड़वां जुड़ो स्वरों के बारे में जानना चाहता है। एक बार फिर कांगवुक बुरी खबर देता है। उनके बॉल्स फट गए हैं और वे भी अस्पताल में हैं। जंग बेम बेहद गुस्से में है और कांगवुक के पेट पर जोरदार घूंसा मारता है। जंग बेम के लिए जो ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है वो बकवास के सिवा कुछ नहीं है और वह बेवकूफ़ी भरे चुटकुलों के मूड में नहीं है, लेकिन बेहतरीन आदमी जोर देता है कि यह सच है। ये कोई हैरानी नहीं है कि जंग बेम को पूरी कहानी नहीं पता है, क्योंकि कुछ समय से उसने यह जानकारी नहीं ली है। हालांकि उसके नौकर की जिद उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है और वह फिर से उस बेचारे लड़के को थप्पड़ मारने की तैयारी करता है। तभी कांगवुक आखिरकार कह देता है कि यह सब स्थानांतरित छात्र ने किया था। उनके गिरोह के सदस्यों से जुड़े हर हालिया घटना उसी विशेष स्थानांतरित छात्र से जुड़ती है। अंत में जोंग बेओम का गुस्सा थम जाता है और उसकी जगह ले लेती है जलती हुई जिज्ञासा। अब वह इस नए बदमाश से मिलने के लिए बेचैन है जिसने सभी को परेशान कर रखा है। इस बीच मिन आह हमेशा की तरह चोरी छिपे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देख रही है जिसमें दो योल कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं। वीडियो में वह उसे रिकॉर्डिंग करते हुए देखता है और जबरदस्ती कैमरा बंद कर देता है। फिर हम कक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां वह बैठी है। शिक्षक फिल्म क्लब के लिए संभावित उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही घोषणा होती है छात्र उत्सुकता से शामिल होने के लिए हाथ उठाते हैं। शिक्षक उनकी उत्सुकता से प्रसन्न है, मानते हुए कि फिल्म क्लब लोकप्रिय होगा। हालांकि मीना की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत है। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे किताबी कीड़े जो आमतौर पर अपनी किताबों में ही डूबे रहते हैं या अचानक रुचि दिखाने। वो पहले से ही खुद को अपने जीवन के प्यार के साथ चलते हुए देखती है। फिल्म क्लब सभी गतिविधि क्लबों में उच्च सम्मान में रखा जाता है और वह किसी दूसरी लड़की को अपनी जगह नहीं लेने देना चाहती। उधर स्कूल में कहीं डॉयल भी मिन आह के बारे में सोच रहा है। वह जानना चाहता है कि वह हमेशा उसका पीछा क्यों कर रही है और उसके इरादे क्या हैं। डोंगू को केवल यह जानकारी है कि उसका जन्म शिनलिम डोंग में हुआ था। चूंकि डॉयल ने उसे अपने अतीत में कभी नहीं देखा है, वह शक करने लगता है कि शायद उसे उसके पिता ने जासूस के रूप में भेजा हो। डोंगू विषय बदलता है और पूछता है कि डॉयल कौन से क्लब में शामिल होने की योजना बना रहा है। इसके जवाब में डोयुल ने एनीमे क्लब में रुचि दिखाई। यह बात डोंगू को बिल्कुल समझ में नहीं आई। एनीमे क्लब ओटाकूस के लिए एक पवित्र स्थान है, जबकि डोयुल एक सामान्य ओटाकू से बिल्कुल विपरीत है। तभी जोंग बॉम अपने अनुचरों के साथ वहां आता है। दूर से हमारे लड़के को देखते हुए कांगवुक डोयल की पहचान उस ट्रांसफर छात्र के रूप में करता है जिसने जुडो ट्विंस की गेंदों का भंडाफोड़ किया था। जांग नियम अपने बेवकूफ अनुचर के बार बार गेंदों का जिक्र करने से और अधिक चिढ़ने लगता है। ये डरावना लगता है। फिर भी जोंगबियम दोयंग पर ध्यान केंद्रित करता है। वह आगे बढ़ता है, उसका समूह उसके पीछे पीछे चलता है, जबकि डोंगहुन अभी भी एनीमे क्लब की गतिविधियों के बारे में बोल रहा है। डोयल अचानक गुंडों को देखता है और एक पल की भी देरी किए बिना चीते की फुर्ती के साथ उनकी ओर दौड़ पड़ता है। कांगवुक डोयल को सीधे उनकी ओर दौड़ते देखकर डरने लगता है, जबकि कांगवुक जानता था कि यह बदमाश पागल है। उसे नहीं पता था कि वह इतना पागल है। भेड़ के बच्चे को अपनी ओर दौड़ते देख जोंग बेओम तुरंत अपनी स्थिति ले लेता है, लड़ाई के लिए तैयार। वह फैल करता है और पहले घूंसा मारता है, लेकिन उसका पंच निशाने से चूक जाता है। वह फिर से प्रयास करता है, फिर भी डोयल निंजा की तरह फुर्ती से बच जाता है, पूरी तरह से जांग बेम के पास से निकल जाता है। जांग बेम पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। इस आदमी ने उन्हें नजरअंदाज क्यों किया और दौड़कर बाहर चला गया। जवाब स्पष्ट हो जाता है जब हम मिना को दूर में देखते हैं। डोयल अपनी अचानक उपस्थिति से उसे चौंका देता है, जिससे वह घबरा जाती है। उसके हाथ में पकड़ी सभी पुस्तिकाएं उड़ जाती हैं।